डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि तलपट कैसे बनाना है। तलपट के उदाहरण से हमने समझा कि तलपट को कैसे बनाना है और उसका एक चार्ट का वीडियो मैंने बताया है पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जा कर के देखें। आज हम चलेंगे क्रियात्मक प्रश्न की ओर। तलपट के क्रियात्मक प्रश्न कैसे बनाने हैं और बहुत ही सरल है ये तलपट के क्रियात्मक प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि तलपट में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमको कहाँ लिखना है, कौन से पक्ष में लिखना है, विकलन पक्ष में लिखना है या समाकलन राशि वाले पक्ष में लिखना है। तो उसके लिए आपको इस चार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। इस चार्ट में देखिए लिखा है विकलन डेबिट शेष वाले खाते और यहाँ पर लिखा है समाकलन क्रेडिट शेष वाले खाते। तो दो प्रकार के खाते होते हैं, एक तो विकलन डेबिट शेष वाले खाते होते हैं और एक क्रेडिट शेष वाले खाते होते हैं। तो जिस ऐसा खाता है जिसका शेष हमेशा जो है क्या होता है, क्रेडिट शेष होता है, उनको इस पक्ष में लिखा गया है। ऐसा खाता जिसका हमेशा डेबिट शेष होता है उसको इस पक्ष में लिखा गया है। आपको इन दोनों चीज़ों को याद रखनी है आपको, और याद रखते हुए आपको तलपट बनाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले जो है पहला जो क्वेश्चन है वो क्रियात्मक प्रश्न है का है, निम्नलिखित लेन देनों को अभिनव कुमार के जनरल और लेजर में लिखिए तथा योग विधि तथा शेष विधि से तलपट बनाइए। योग और शेष विधि दोनों से तलपट बनाने को बोल रहा है। तो मैं जो है इसका उदाहरण क्रमांक 1 पुस्तक में जो है उससे मैं बताया हूँ कि कैसे बनाना है। तो इसका पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पंजी प्रविष्टि करनी है। उसके बाद लेजर बनाना है। लेजर मतलब खाता बही बनाएंगे और खाता बही के बाद जो है खाता बही का जो शेष रहेगा उसमें दो प्रकार से बनाएंगे आप, योग विधि से बनाएंगे और शेष विधि से। तो योग विधि मतलब जो खाता बही का जो शेष है, दोनों पक्ष का जो शेष योग रहेगा उसको आप जोड़ करके एक योग विधि से बनाएंगे और शेष विधि में आपका जो खाता बही में जो शेष निकलेगा शेष के आधार पर आपको बनाना है, ठीक है। खाता बही का जो शेष होता है विकलन शेष, समाकलन शेष, तो जिस भी खाते का जो विकलन शेष रहेगा या समाकलन शेष उसके आधार पर उसको उस कॉलम में लिखेंगे शेष विधि वाले में और उसको फिर बनाएंगे, ठीक है। आगे आपको और क्लियर होते जाएगा योग विधि और शेष विधि क्या है, ठीक है। इसके लिए आप उदाहरण क्रमांक 1 को देख लीजिए। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि इसको कैसे बनाना है। उसके बाद हम चलते हैं क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 2 को। निम्नलिखित शेष के आधार पर शर्मा ब्रदर्स का 31 मार्च 2006 का तलपट बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ अकाउंट में लिखा है क्रय, देनदार, रोकड़, भवन, और यहाँ पे है विक्रय, लेनदार, पूंजी, सामान्य व्यय, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक टेबल मिलेगा और टेबल में जो है सारे जो खाते हैं उनका जो शेष है उसको लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हमको तलपट बनाना है। तो तलपट बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रारूप खींचना पड़ेगा। प्रारूप जो है इसमें विवरण, खाता पृष्ठ क्रमांक, विकलन राशि और समाकलन राशि इस प्रकार से बनाएंगे। ऊपर में लिखेंगे तलपट, शर्मा ब्रदर्स का तलपट भी लिख सकते हैं। 31 मार्च 2006 को, जिस तारीख को वो बोला गया है 31 मार्च 2006, तो 31 मार्च 2006 को। अब यहाँ पे हम लिख दिए क्या, क्रय, देनदार, रोकड़, भवन, विक्रय, लेनदार, पूंजी और सामान्य व्यय, जितना जो दिया है। अब इसकी राशि को हमको विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष कौन से पक्ष में आएगा उसको हमको जानना है। तो देखिए उसके लिए आपको मैंने बताया है कि चार्ट को देखना है। जैसे क्रय लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, क्रय लिखा है। क्रय का कौन से पक्ष में आएगा, विकलन शेष वाले खाते। क्रय क्या है, विकलन शेष वाला खाता है, इसलिए इसकी राशि को कहाँ लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा देख लीजिए देनदार। देनदार कौन से पक्ष में आएगा, तो देनदार यहाँ पर है, नीचे तरफ आएंगे तो विकलन शेष वाले ही में ही है। तो ये है देनदार 16 नंबर में। ये भी कौन से पक्ष में लिखाएगा, विकलन पक्ष में लिखाएगा इसकी राशि। फिर है रोकड़, रोकड़ लिखा है। रोकड़ भी कौन से पक्ष में आएगा, रोकड़ यहाँ पर लिखा होगा हस्ताक्षर रोकड़ लिख दिया है, यही है रोकड़। तो इसकी भी राशि जो है विकलन पक्ष में लिखेंगे। और भवन की राशि भी विकलन पक्ष में लिखेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है विक्रय, लेनदार। तो विक्रय को देखिए, विक्रय जो है समाकलन शेष वाले खाते हैं, तो विक्रय जो है समाकलन पक्ष में जाएगा इसकी राशि, ठीक है। समाकलन पक्ष में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ इस प्रारूप में। जैसे ये यहाँ पर विक्रय है तो विक्रय की जो राशि रहेगी उस विक्रय का जो राशि दिया है उसको हम समाकलन पक्ष वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अभी इसको मैं पूरा बना करके बताऊंगा आपको। उसके बाद है विक्रय के बाद लेनदार है, लेनदार पूंजी। तो लेनदार भी इसी पक्ष में होगा, इसी तरफ होगा। देखिए समाकलन शेष वाले खाते में लेनदार भी आता है और पूंजी भी है यहाँ पे समाकलन शेष वाले। और यहाँ पे है सामान्य व्यय 5000 का। तो सामान्य व्यय कौन से पक्ष में आएगा, आप उसको देखना है आपको।
तो इस पक्ष में देखिए सामान्य व्यय लिखा है क्या, कहीं पर नहीं लिखा है। इस पक्ष में देखिए आपको सामान्य व्यय है क्या, यहाँ पर देखते जाइए इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा व्यापारिक व्यय। तो जो भी व्यय होंगे आपके, है ना, जैसे मजदूरी हो गया, ढुलाई भाड़ा हो गया, ठीक है, और व्यापारिक व्यय मतलब जो भी सामान्य व्यय है, मरम्मत है, तो ये सारे जो है व्यय है वो उनका जो खाता है वो किस पक्ष में आता है, विकलन शेष वाले खाते के पक्ष में आएगा। ठीक है, तो हमको जो है सामान्य व्यय को विकलन पक्ष वाले कॉलम में लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ही इसको इस पक्ष में दिया है, ताकि मतलब क्वेश्चन जो बनाए हैं उसको समझ में आए कि ये सामान्य व्यय जो है समाकलन पक्ष की खाते मतलब ये शेष जो है समाकलन शेष नहीं है, ये विकलन शेष की तरफ आता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको इस चार्ट को पहले याद कर लीजिए और उसके आधार पर आपको फिर कोई चीज़ दिक्कत नहीं हो। जैसे क्रय है तो क्रय को हमको लिखना है, जैसे क्रय है, क्रय को हम लिख देंगे 30,000, क्रय का 30,000 है तो यहाँ पर लिख दिया हम क्रय के 30,000। अब देनदार 15,000, विकलन पक्ष हम लिख देंगे 15,000। ठीक है, उसके बाद रोकड़ का है 5,000 तो 5,000 लिख दिए रोकड़। फिर भवन है 20,000 का तो 20,000 का भवन लिख दिए। ठीक, उसके बाद विक्रय है, विक्रय कितने का है, विक्रय है आपका 50,000 का, 50,000 का विक्रय। तो विक्रय को हमको समाकलन पक्ष में लिखना है तो 50,000 हम समाकलन पक्ष में लिख दिए। लेनदार समाकलन पक्ष में 10,000 लिख दिए। पूंजी 15,000 का लिख दिए। ठीक है, और सामान्य व्यय 5,000 ये विकलन पक्ष में आएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब इसको क्या करेंगे, हम टोटल कर देंगे। ठीक है, इसको टोटल करिए पहले। तो यहाँ पर आपको टोटल करने के लिए इस प्रकार से खींच लेना है। अब यहाँ पर देखिए 50, 10, 60 और 70, 5, 75,000। यहाँ पे को टोटल कितना हो रहा है 75,000। ठीक है, 50, 10, 60 और 10, 70, 5, 75,000 हो गया। यहाँ पर 30, 10, 40 और यहाँ पे 5, यहाँ पर 5 है तो 50 हो गया। और 20, 70 और 5, 75, तो टोटल कितना हो गया 75,000। यहाँ पर भी 75,000 हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ का जो योग है वो क्या हो जाता है, बराबर आता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर योग या टोटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पक्ष का योग क्या हो गया, बराबर आ गया, मतलब हमारा तलपट क्या है, सही है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको तलपट बनाना है। तो आपको सिर्फ ये जानना है कि किस पक्ष में कौन सी राशि को लिखनी है। जैसे क्रय की राशि हम विकलन पक्ष में लिखे, देनदार की राशि विकलन पक्ष में, रोकड़ की राशि विकलन पक्ष, भवन की राशि विकलन पक्ष में, विक्रय की राशि जो है समाकलन पक्ष में। इस प्रकार जो है अमाउंट को आपको जानना है कि कौन से पक्ष में आएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन का जो है हल यहाँ पर आपके सामने है, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।